Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. I hope you all were fine. My dears, today it is our third class. In this lecture, we will discuss about accounting equation. What is accounting equation and what's its role in accounting? So friends, let's start the lecture. What is accounting equation? The accounting equation is a basic principle of accounting and a fundamental element of the balance sheet. Accounting equation क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और ये फंडामेंटल एलिमेंट है किसका? बैलेंस शीट का. और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटीज. तो एसेट्स क्या है? एसेट्स हमने पढ़ा था जैसे कि कल की क्लास में भी. एसेट्स आर एनीथिंग कंपनी ओन्स दैट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू. जिसकी कोई मनी वैल्यू है वो क्या हो गया? हमारा एसेट. और लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी है ऑल द डेब्ट्स दैट अ कंपनी हैज़ येट टू पे. जैसे कि लोन्स हो गए, आपकी सैलरी हो गई, ये सब किस में आ गया? लाइबिलिटीज में. और शेयर होल्डर्स इक्विटी. इक्विटी क्या है? वो पोर्शन है कंपनी का दैट इज ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स आर ओनर्स. ये क्या आ गया? इक्विटी. और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. नेक्स्ट, एसेट्स क्या है? एसेट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. एन एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू. एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू है दैट एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन और कंट्री owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. Assets कोई भी इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन या कंपनी कंट्री कोई भी उसको ओन करते हैं इस एक्सपेक्टेशन से कि ये फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. तो एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैश. कैश इज द एसेट जिसकी जो हमें बेनिफिट देता है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है. इसके बाद टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स. आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हैं, वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देंगी. जब आपको फाइनेंशियली कोई नीड होगी तो आप वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से वापस ले सकते हो. अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स करेंगी. लैंड ली है आपने, वो भी आपका एसेट है. आपकी पास इतनी वैल्यू वो सेव है, जब आपको नीड होगी तो वो आप वैल्यू वापस ले सकते हो उसको सेल करके. बिल्डिंग है कोई, वो भी आपका एसेट है. आपके पास कोई मशीन है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, गुडविल एंड मोर. ये सब के आगे हमारे एसेट्स. ये आगे एसेट्स की एग्जांपल. इसके बाद है लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटी इज अ फैंसी वर्ड ऑफ डेब्ट. ये डेब्ट का एक फैंसी वर्ड है. और समथिंग दैट यू ओ. आप वो चीज़ है लाइबिलिटी जो आप किसी को पे करोगे, किसी को आपको कोई चीज़ देनी है, वो क्या आ गया? हमारी लाइबिलिटी. जैसे कि नोट्स पेबल के, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज आप अपने एम्प्लॉयज़ की दे रहे हो, ये सब आ गया लाइबिलिटीज में. वेजेस, इंटरेस्ट पेबल, जो इंटरेस्ट देते हैं वो भी क्या आ गया? हमारा लाइबिलिटीज. अदर एकर्ड एक्सपेंसेस पेबल, इनकम टैक्स पेबल, ये भी आ गया हमारा लाइबिलिटीज में. एंड कस्टमर डिपॉजिट, ये सब क्या आ गया हमारा? ये आ गया लाइबिलिटी. दिस इज लाइबिलिटी. हमारा एसेट आ गया जो मॉनेटरी वैल्यू की चीज जो हम ओन करते हैं, और लाइबिलिटी जो हम ओ करेंगे, किसी को हमें देना होगा, वो आ गया लाइबिलिटी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशन है? लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी. एसेट्स आर द थिंग्स अ कंपनी ओन्स. एसेट्स वो चीजें हैं जो कंपनी ओन करती है, और थिंग्स ओन्ड टू द कंपनी एंड दे इंक्लूड टेंजिबल आइटम्स सच एज बिल्डिंग. टेंजिबल आइटम कौन सी होंगी? जिनको आप देख सकते हो, वो चीजें क्या आ गई? हमारी एसेट्स. जैसे कि कोई बिल्डिंग आ गई, आपकी मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट्स एज वेल एज इनटेंजिबल आइटम्स. इनटेंजिबल आइटम्स भी एसेट्स में आती हैं. कौन सी? अकाउंट्स रिसीवेबल. आपको कोई अकाउंट में आपके मनी ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या है? आपका एसेट. ये इनटेंजिबल है बट ये क्या है? एसेट.
इंटरेस्ट, आपको कोई बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपका एसेट आ गया। पेटेंट्स, आपने कोई पेटेंट लिया हुआ है, आपने कोई चीज़ नई डिस्कवर की, जो कुछ नया बनाया, तो आपने उसका पेटेंट ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, तो वो भी आपका क्या है, एसेट। आपकी परमिशन के बिना कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, कोई उसको डुप्लीकेट दूसरा वो नहीं बना सकता, तो वो भी क्या है, आपका पेटेंट है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ गया पेटेंट्स की तरह। जैसे आपने कोई चीज़ बनाई है, आपने कोई सॉन्ग ही बनाया है, तो वो आपकी परमिशन के बिना कोई और उसको रिक्रिएट नहीं कर सकता, तो ये सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। इफ अ बिजनेस subtracts its liability from its asset, the difference is its owner और स्टॉक होल्डर इक्विटी। रिलेशन मेन क्या है कि अगर कोई बिजनेस मैन सब्ट्रैक्ट करे अपनी लाइबिलिटीज को अपने एसेट से, जो डिफरेंस उसका बचेगा वो जो ओनर है उसकी क्या बचेगी, इक्विटी। तो रिलेशन क्या आ गया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट से लाइबिलिटीज को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ओनर की इक्विटी, ओनर का शेयर बच जाएगा। तो एसेट से हम जब लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यही था मेन रिलेशन एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में। अब है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन सेट्स द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी डबल एंट्री अकाउंटिंग का क्या है, फाउंडेशन है, एंड हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है उसके स्ट्रक्चर को भी हाईलाइट करती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। विदाउट अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। डबल एंट्री क्या है, डबल एंट्री अकाउंटिंग इज अ सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स बोथ साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बैलेंस शीट क्या है, डबल एंट्री क्या है, डबल एंट्री अकाउंटिंग में क्या है कि हर ट्रांजैक्शन जो भी होगी वो अफेक्ट करेगी बोथ साइड अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, अभी हमने डिस्कस की, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। तो इन दोनों साइड्स को वो जो हमारी डबल एंट्री है, वो डबल एंट्री अकाउंटिंग दोनों साइड्स को अफेक्ट करेगी। फॉर एवरी चेंज टू एन एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट में कोई चेंज होगी, देयर मस्ट बी एन इक्वल चेंज टू द रिलेटेड लाइबिलिटी। अगर आपको आपके एसेट्स में कोई चेंज आएगी तो आपके लाइबिलिटीज में भी इक्वली चेंज आएगी। और शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट, लाइबिलिटीज या फिर शेयर होल्डर की इक्विटी अकाउंट में भी चेंज आएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द अकाउंटिंग इक्वेशन इन माइंड व्हेन परफॉर्मिंग जर्नल एंट्रीज। जब हम जर्नल में एंट्रीज करेंगे अपने रिकॉर्ड्स की, तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी होती है कि हमारा जो एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड और इक्विटी जो ये मैच कर रहे हैं या नहीं, ये बैलेंस है या नहीं। द बैलेंस शीट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 मेजर सेक्शंस एंड देयर वेरियस अंडरलाइन आइटम। जो बैलेंस शीट है वो मेनली डिवाइड हुई है 3 मेजर सेक्शंस में। वो कौन से हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट है रीअरेंजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करेंगे हम, ये आ गया हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर की इक्विटी किसके बराबर होगी, तो ये होगी एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगर हम एसेट से लाइबिलिटी को निकाल देंगे तो जो शेयर होल्डर है उसकी इक्विटी निकल जाएगी। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। इस प्रकार की 4 इक्वेशंस आपको बना देंगे तो पूछेंगे कि इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इफ अ कंपनी बिकम्स बैंकरप्ट, अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, मतलब उसका दिवालिया हो जाता है, तो इट एसेट्स आर सोल्ड एंड दीज फंड आर यूज टू सेटल डेब्ट फर्स्ट। तो जो कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी की बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का जो सामान है, ये सब वो क्या करेंगे, सब इसको सेल करेंगे और जो डेब्ट्स हैं कंपनी के वो सबसे पहले उनको सेटल किया जाएगा। उसके बाद ओनली आफ्टर डेब्ट्स आर सेटल्ड आर शेयर होल्डर, उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो अमाउंट है फिर वो सेटल किया जाए। सबसे पहले कंपनी का डेब्ट, देन शेयर होल्डर्स का हिस्सा वो उनको दिया जाएगा। इसी से उनकी एसेट से उसको रिकवर किया जाएगा शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की एग्जांपल देखते हैं। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन
बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट हैव एन इक्वल नेट इफेक्ट। अभी हमने पढ़ा किसी भी ट्रांजैक्शन होगी कोई भी, तो बोथ साइड्स में नेट इफेक्ट होगा, चाहे हमारा एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी, वो तीनों में नेट इफेक्ट होगा, वो बराबर हम उनको मैनेज बैलेंस करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। परचेजिंग अ मशीन विद कैश। अगर हम एक कंपनी में एक मशीन खरीदें विद कैश, सो लेट XYZ इज अ कंपनी विशेज टू परचेज अ $500 मशीन यूजिंग ओनली कैश। तो वो सिर्फ कैश से वो मशीन परचेज करती है। दिस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन क्रेडिट। तो ये कंपनी के अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट तो क्रेडिट हो गया। एंड अ डेब्ट ऑफ कैश $500। तो 500 की कंपनी के पास वो इक्विपमेंट आ गया $500, और $500 कंपनी के अकाउंट से डेब्ट हो गया। द नेट इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन वुड बी एज फॉलो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का नेट इफेक्ट कैसे होगा? एसेट्स में देख लीजिए 500 प्लस हमारा जो इक्विपमेंट आया है $500 का, वो प्लस हो गया, और जो हमारा डेब्ट हुआ है 500 वो हमने डिडक्ट कर दिया। तो नेट क्या आ गया? 0। और लायबिलिटी हमारे पास कोई है? तो लायबिलिटी कोई भी नहीं है। हमने बाई कैश लिया और वो हमारे पास एसेट भी आ गया, तो लायबिलिटी भी 0 और शेयर होल्डर इक्विटी भी 0। दिस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स ओनली द एसेट्स ऑफ द इक्वेशन। इसने सिर्फ एसेट्स को अफेक्ट किया, देयरफॉर देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी। तो ये सिर्फ एसेट्स से रिलेटेड थी, इसने एसेट्स को अफेक्ट किया, और जो हमारी लायबिलिटीज और इक्विटी सेक्शन था वो सेम रहा, उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। जो राइट साइड में है तो वो सेम रहा। तो नेट रिजल्ट क्या है? 0 0 0। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। परचेजिंग अ मशीन विद कैश एंड क्रेडिट। तो हम एक मशीन लेते हैं, हम थोड़ा कैश देते हैं और थोड़ा क्रेडिट रखते हैं। सपोज XYZ कंपनी विशेज टू परचेज $500 मशीन। अगर सेम मशीन हमने ली $500 की, इस बार हमने क्या किया? 250 हमने दिया कैश में, और जो 250 है वो हमने उधार रख लिया। तो दिस वुड रिजल्ट इन अ क्रेडिट ऑफ इक्विपमेंट। तो जो हमारा इक्विपमेंट है वो तो हमारा क्रेडिट हो गया $500 का, वो हमारी एसेट साइड में क्रेडिट हो गया। अ क्रेडिट टू अकाउंट पेबल प्लस 250, तो एंड अ डेब्ट ऑफ कैश माइनस $250। तो 500 तो हमारा जो एसेट वो हमारी आ गई, हमने कैश कितना दिया, डेब्ट कितना हुआ, तो वो हुआ $250, और $250 हमारा उधार जो लायबिलिटी हमारा वो बच गया। तो ये $250 हमारा बच गया, ये क्या आ गया? हमारा लायबिलिटी, ये लायबिलिटी सेक्शन में आ गया। तो अब देखिए नेट देखिए, 250 एसेट साइड में और 250 यहाँ पे लायबिलिटीज में। 500 से 250 निकाला 250, और लायबिलिटीज कितना है हमारा? 250। तो ये इक्वेशन दोनों साइड में क्या? बैलेंस हो गई। दिस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये दोनों साइड को अफेक्ट करी, एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी। बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड्स को ये अफेक्ट कर रही है। So now friends, we will discuss in detail with the help of some questions. So let's start. First is the owner invest personal cash in the business. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हमारी एक कंडीशन आ गई कि अगर ओनर कोई कंपनी का वो पर्सनल कैश अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट को देखते हैं। तो एसेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर वो पर्सनल कैश इन्फ्यूज कर रहा है कंपनी में, तो जो उसका एसेट होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एसेट्स की वैल्यू वो इंक्रीज होगी। और जो लायबिलिटी तो ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, क्योंकि वो कैश कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसने किसी को कोई उधार या कुछ किसी को पे नहीं करना है। तो लायबिलिटीज क्या है? नो इफेक्ट। और जो ओनर है उसकी इक्विटी, तो अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी कंपनी में ही डाल रहा है, तो उसकी इक्विटी वो इंक्रीज होगी, उसकी इक्विटी भी क्या होगी? इंक्रीज। तो अगर ओनर इन्वेस्ट करता है कैश अपने बिजनेस में, तो उसकी एसेट्स और जो इक्विटी है वो क्या होगी? इंक्रीज। और जो लायबिलिटी है उसमें क्या होगा? नो इफेक्ट। तो ये एग्जाम में इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर
ओनर पर्सनल कैश इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी एसेट है वो इंक्रीज होगी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड डिक्रीज, नन ऑफ दीज या नो इफेक्ट, इस तरह का कुछ ये बना के पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, द ओनर विड्रॉज कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश विड्रॉ करता है तो जो उसका एसेट है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। उसने पैसा क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो एसेट की वैल्यू वो उसकी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसने किसी को थोड़ी देना है कोई अमाउंट, तो वो कैश अपना निकाल रहा है तो उसकी लाइबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो जो ओनर की इक्विटी है तो उसका शेयर है वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो पैसा निकालेगा अपना तो उसका शेयर भी तो कम हो जाएगा, तो उसका एसेट और जो इक्विटी है वो दोनों क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिमेन्स नो इफेक्ट अगेन। ये दो कंडीशन हमने देखी। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम अ बैंक लोन। अगर कोई बैंक कंपनी को कैश देता है लोन में तो फिर क्या होगा, फिर देखते हैं एसेट्स सबसे पहले। तो अगर पैसा आया तो एसेट आपके नेचुरली है वो इंक्रीज होंगे, तो एसेट क्या हो गया हमारा, इंक्रीज। अब लाइबिलिटी देखो, पैसा क्या है, लोन। जब भी लोन आएगा तो लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज। तो लोन का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, वो है लाइबिलिटी से। जैसे ही लोन आया समझ लीजिए लाइबिलिटीज की बात हो रही है। एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, पैसा आएगा कंपनी में तो उसकी वैल्यू वो इंक्रीज होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो लाइबिलिटीज हैं उसकी वो भी इंक्रीज होंगी। तो ओनर की जो इक्विटी है, इसमें ओनर की इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एसेट्स कंपनी का इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, बट जो ओनर है उसकी पर्सनल इक्विटी, उसके शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये थी थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट देते हैं, द कंपनी रीपेज द बैंक दैट हैड लेंट मनी टू द कंपनी। अब देखिए कंपनी ने लोन लिया बैंक से, अब बैंक को पे करना है लोन, तो अब कंपनी वो अमाउंट पे कर रही है बैंक को। तो फर्स्ट देखिए एसेट, अब पैसा जा रहा है तो एसेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। लाइबिलिटीज, अब देखिए पैसा जब आया तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। अब पैसा जा रहा है, आप वो पे कर रहे हो। लाइबिलिटी का मतलब ही क्या है कि ऑल डेब्ट्स दैट अ कंपनी हैज येट टू पे, आपने जो देना है। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर पैसा जा रहा है तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, आपकी कम होती चलेगी। और ओनर का इक्विटी, पैसा आया ओनर की इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पैसा जाएगा जो लोन लिया है तो भी उसकी इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, चाहे पैसा बैंक से आए लोन चाहे जाए। फर्क किस में पड़ेगा, एसेट और लाइबिलिटीज में। एसेट जाएगा तो डिक्रीज होगा, आएगा तो इंक्रीज। और लोन आएगा तो लाइबिलिटीज भी इंक्रीज, और लोन का अमाउंट अगर दे रहे हो आप तो लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, द कंपनी परचेज इक्विपमेंट विद इट्स कैश। अब देखिए, अब कंपनी अपने कैश से इक्विपमेंट खरीद रही है, कोई ओनर नहीं खरीद रहा, कंपनी खरीद रही है। तो एसेट्स में देखते हैं, एसेट क्या हो गए आपके, डिक्रीज हो जाएगा। आप कैश से खरीद रहे हो, कैश दे रहे हो, आपका कैश जा रहा है तो एसेट क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। और लाइबिलिटीज क्या होगी, आप कैश दे रहे हो तो कैश का लाइबिलिटी से कोई लिंक नहीं है, लाइबिलिटीज का लिंक है लोन के साथ, तो आपका लाइबिलिटीज में भी क्या आएगा, नो इफेक्ट। अब ओनर की इक्विटी में कोई फर्क पड़ेगा तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेज कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, ओनर नहीं कर रहा। ये थी कंडीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ओनर कंट्रीब्यूट्स हिज हर पर्सनल ट्रक टू द बिजनेस। अब जो ओनर है वो अपना पर्सनल ट्रक अपनी कंपनी में दे रहा है काम के लिए। तो अब एसेट्स देखते हैं, पर्सनल ट्रक दिया उसने तो उसकी जो वैल्यू है, शेयर है, वो बढ़ जाएगा, तो एसेट क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज। कोई भी चीज आ रही है तो एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए लाइबिलिटीज, अब उसने अपना ट्रक दे रहा है, वो किसी से नहीं ले रहा, किसी कंपनी, कोई और कंपनी नहीं दे रही है ट्रक, वो ट्रक अपना दे रहा है,
तो लाइबिलिटीज क्या होगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको किसी को पे करना ही नहीं है, तो लाइबिलिटीज नो चेंज। अब ओनर्स इक्विटी, अब देखियो पैसा आया, ट्रक आया, सॉरी, एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज। अब ओनर की जो इक्विटी है, उसने अपना पर्सनल ट्रक दिया है तो उसका जो शेयर है वो भी बढ़ जाएगा, उसकी इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वो पर्सनल चीज दे रहा है तो उसकी एसेट्स और जो इक्विटी है ये इंक्रीज हो जाएगी और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, द कंपनी परचेजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑन क्रेडिट। अब कंपनी कुछ सप्लाईज ले रही है विद क्रेडिट। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्रेडिट की बात आ गई तो आपकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। यहाँ पे क्रेडिट उधार की बात आ जाए, आपने कुछ पे करना है तो लाइबिलिटीज से वो उसका डायरेक्ट लिंक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब कुछ सप्लाई आ रही है तो एसेट्स भी क्या होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, हमारी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। बट जो ओनर की इक्विटी है उसमें कोई फर्क पड़ेगा, जी नहीं, नो इफेक्ट, क्योंकि कंपनी एज अ होल परचेज कर रही है तो ओनर की इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट, द कंपनी परचेजेज लैंड बाय पेइंग हाफ इन कैश एंड साइनिंग अ नोट पेबल फॉर द अदर हाफ। अब कंपनी कोई लैंड ले रही है तो कंपनी ने आधी पेमेंट वो हाफ पे कर दी और आधा आपने उधार रख दिया कि हम आपको बाद में पे करेंगे। कंपनी ने साइन किया एक अ नोट पेबल कि हम वो आधा आपको बाद में देंगे, डीड साइन कर दी। अब एसेट देखो, लैंड परचेज की, एसेट क्या है, लैंड एसेट में है तो एसेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आपने हाफ वो बाद में पे करना है लोन, ऐसा, तो लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ओनर की इक्विटी में फर्क पड़ेगा, जी नहीं, कंपनी एज अ होल परचेज करिए तो ओनर की इक्विटी में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिस्कस सम क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी टू इंक्रीज। तो ओनर की इक्विटी को कौन इंक्रीज करता है, एक्सपेंसेस, खर्चे से ओनर की इक्विटी इंक्रीज होगी। ओनर्स ड्रॉज, ओनर्स को ड्रॉ करेगा, पैसा निकालेगा, उससे इंक्रीज होगी, या रेवेन्यू से, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आंसर क्या है, रेवेन्यू। आप किसी भी शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी का अगर रेवेन्यू वो गेन करेगा तो आपके भी शेयर क्या होगा, वो गेन करेगा। अगर उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, ग्राफ कम हो रहा है, तो आपका जो शेयर है परचेज किया वो भी कम होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के रेवेन्यू पे। अगर रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो ओनर की इक्विटी भी क्या करेगी, वो भी इंक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी टू डिक्रीज। अब आगे ओनर की इक्विटी डिक्रीज कैसे होगी, नेट इनकम से, नेट लॉस और रेवेन्यू। अभी पड़ा रेवेन्यू से क्या होगा, रेवेन्यू से होगी इंक्रीज। जितना रेवेन्यू बढ़ेगा तो इक्विटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और डिक्रीज कैसे होगी, अगर कंपनी का रेवेन्यू कम कैसे होगा, कम होगा अगर उसको क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। तो कंपनी को लॉस होगा तो ओनर की इक्विटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका क्या आंसर है करेक्ट, वो है नेट लॉस। लॉस होगा तो इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट हाउ मेनी अकाउंट्स। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस रखना पड़ता है क्योंकि जो ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, सिर्फ एक अकाउंट को, दो अकाउंट्स को, या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये अफेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को ये अफेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. I hope you all understand well. So friends, if you want to join us on Instagram, Facebook and Telegram, you can search us on these names. So friends, that's all from today's lecture. Thank you. Have a nice day.